गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं सर। आप बताइए, आप कैसे हैं? जी, मैं भी ठीक हूँ। और मुगल आजम, हाउ आर यू? सर हेलो। आवाज़ ठीक आ रही है मेरी? बिल्कुल सर। यस सर। चलिए, देखिए, हम आज एक नया एक्ट शुरू करने जा रहे हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारा मेजर एक्ट है उसको 2023 में पुराने एक्ट को रिपील करते हुए उनके स्थान पे नए एक्ट बना दिए गए हैं सरकार के द्वारा, और वो आगामी 1 जुलाई से प्रभावी होने जा रहे हैं। मुगल आजम, यस सर। तो 1 जुलाई से हमें ये नए एक्ट जो है अदालतों में प्रक्रिया जो होगी वो इन नए एक्ट के अनुसार चलती हुई नज़र आएगी, और साथ ही साथ हमें पुराने एक्ट भी पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि जो पुराने मामले हैं वो पुराने एक्ट के अनुसार चलेंगे। और जो 1 जुलाई मध्य रात्रि जैसे ही घड़ी में 12 बजेंगे, रात के 12:01 होगा, 12 बज के सही मायने में 1 सेकंड होगा, तभी से ये नए एक्ट प्रभावी हो जाएंगे। उसके बाद जो भी कार्रवाई होगी वो इन नए एक्ट के अनुसार ही चलेगी, और जो पुराने मामले हैं वो सब पुराने एक्ट के हिसाब से चलेंगे। तो हम वकीलों को पुराने एक्ट भी पढ़ने पड़ेंगे। पुराने तो हम पढ़ ही रहे हैं, पढ़ते ही आ रहे हैं, और नए, और अभी जो एग्ज़ाम आ रहे हैं, जिसका एग्ज़ाम आ रहा है उसमें भी दोनों पूछे जा रहे हैं। उन्होंने वहाँ कोई रहम, कोई दया नहीं दिखाई कि भाई पुराने पूछ लिए जाएं या नए पूछ लिए जाएं। उन्होंने कहा नहीं, दोनों पढ़ के बताओ। ठीक है। तो ये जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम एक्ट नंबर 47 ऑफ 2023 इसका नाम है, और पुराने एक्ट का क्या नाम था? प्रिया, आप बताएं, पुराने एक्ट का क्या नाम था? इंडियन एविडेंस एक्ट। इंडियन, हाँ, इंडियन एविडेंस एक्ट। ठीक है। वहाँ इंग्लिश में इंडियन एविडेंस एक्ट था और हिंदी में भारतीय साक्ष्य अधिनियम था। यहाँ हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA, शॉर्ट फॉर्म BSA। वहाँ शॉर्ट फॉर्म क्या थी? IEA 1872। और यहाँ शॉर्ट फॉर्म क्या है? BSA। ठीक है। कई लोग इसको बेसिक शिक्षा अधिकारी भी पढ़ेंगे शुरू में, BSA ज़्यादा लोगों के जबान पे BSA रहता है ना। तो कंपैरेटिवली दोनों एक्ट में जो बेसिक, पहले सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भाई कितने चैप्टर बढ़े हैं, घटे हैं, कितनी धाराएं बढ़ी हैं, घटी हैं। ठीक है। तो जो पुराना एक्ट था हमारा, उसमें टोटल 11 अध्याय हुआ करते थे, हैं मतलब, वो भी अभी ज़िंदा है, वो भी नहीं कहीं गया, और उसमें कुल 167 सेक्शन हमें पढ़ने होते थे। यहाँ एक अध्याय की वृद्धि हुई है, इसमें 12 अध्याय हो गए हैं नए वाले में, और 170 धाराओं का समावेश यहाँ किया गया है। 3 धाराओं की वृद्धि हुई है, और 3 धाराओं की वृद्धि उस स्थिति में हुई है कि जो हमारा पुराने एक्ट का शुरुआती चैप्टर था, उसमें जो अलग अलग धाराएं थी उसको नए एक्ट में जो है एक डेफिनेशन क्लॉज धारा 2 बना दिया, और वो सारी धाराएं एक धारा 2 में डाल दी गई हैं। ठीक है। क्यों मुगल आजम? बिल्कुल सर। इसमें सर मेरे हिसाब से 9 धाराओं को डिलीट किया है। हाँ। और टोटल 12 को इसमें ऐड किया है। हाँ, तो वो तो आगामी जब हम इसको डीपली पढ़ेंगे तब क्या डिलीशन हुआ है, क्या एडिशन हुआ है, वो तो तब क्लियर होगा। अभी तो हम ये मोटा मोटा देख रहे हैं कि बाहर से देखने में बिल्डिंग में क्या अंतर आया है, कहाँ से खिड़की हटाई है, कहाँ दरवाज़ा लगाया है ना। अभी जब अंदर की सैर करेंगे
तब पता लगेगा कि यहाँ बेडरूम था, बेडरूम को उठा के इधर से किचन बना दिया गया है और किचन में यहाँ स्टोर बना दिया गया है। बाकी कहानी सारी वही है, लेकिन पुराने एक्ट्स में कुछ संशोधन इतने हो गए थे कि वहाँ धाराएं ABCD बहुत सारी हमें पढ़ने मिलती थी। अभी कुछ दिनों तक हमें उससे निजात मिलेगा, नए अधिनियम जो आए हैं इनके, क्योंकि इन्होंने जो ABCD थी वो सबको अलग अलग प्लॉट आवंटित कर दिए हैं अपने निजी, ठीक है ना। पहले वो अलग अलग ABCD में चल रहे थे, कुछ चैप्टर भी ABCD में चल रहे थे। जैसे IPC की बात करें तो कुछ अध्याय ऐसे नए ऐड किए थे, तो वो ABCD में चल रहे थे, उनको थोड़ा याद करने में भी दिक्कत रहती थी। अभी कुछ दिनों तक ABCD से निजात मिली रहेगी, जब तक कि नए, क्योंकि संशोधन तो समीचीन है, कानून तो एक ऐसी चीज़ है कि वो नित्य नया मांगता है, तो संशोधन तो इनमें भी होंगे समय के साथ साथ, लेकिन वो अभी थोड़ा दूर की कौड़ी है। एनु, एनु सुन पा रही हैं? सर कैसे हो एनु? गुड इवनिंग। ठीक है, आप बताइए कैसे हैं? बस बढ़िया है, सब अच्छा है। हम लोग भारतीय साक्ष्य अधिनियम शुरू कर रहे हैं, नए वाला 2023। सर अभी फिलहाल तो हमारे पास नया हमने लिया नहीं, पर हम ले लेंगे। हाँ कोई बात नहीं, एक आध दिन में ले लीजिएगा। मैं भी आज ही लेके आया हूँ। मैंने बताया था कि चैम्बर पे तो हमने ले लिया था, बाकी अभी कोई ऐसी अर्जेंट आवश्यकता नहीं पड़ रही थी घर के लिए, तो चूँकि हमें ये क्लास शुरू करनी थी तो इसलिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। और ये 2023 का कौन सा एक्ट है प्रिया? अभी बताया था मैंने, कौन सा एक्ट है 2023 का? क्या पूछे आप? 2023 का कौन सा एक्ट है? ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है, ये 2023 का कौन से नंबर का एक्ट है? बता दीजिए आप मुझे। अभी बताया था मैंने, थोड़ा ध्यान रखा करो, नोटबुक पेन लेके बैठा करो, जो काम की चीज़ हो उसको नोट कर लिया करो। यस सर। अभी बताया था मैंने 47 है, 47वां अधिनियम। देखिए, जब कोई भी अधिनियम संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो वहाँ बाकायदा उसको नंबरिंग दी जाती है कि ये इस साल का कौन सा अधिनियम है। तो ये 2023 का 47वां अधिनियम, ठीक है। ये कह रहा है एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड टू प्रोवाइड फॉर जनरल रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ एविडेंस फॉर फेयर ट्रायल, ठीक है। ये कह रहा है निष्पक्ष विचारण के लिए साक्ष्य के साधारण नियमों और सिद्धांतों को समेकित करने तथा उनका उपबंध करने के लिए अधिनियम है ये। और चूंकि इसके प्रियम्बल में कंसोलिडेट वर्ड आ रहा है, तो कंसोलिडेट वर्ड आ जाने का मतलब क्या होता है मुगले आजम? किसी एक्ट के यदि प्रियम्बल में कंसोलिडेट वर्ड आ रहा है तो व्हाट डू यू मीन बाय दैट? जितने भी सेक्शंस हैं, कोई भी एक्ट या अधिनियम का गठन सबको एक साथ जोड़ना, वो कंसोलिडेशन कहलाता है। नहीं, एक लिटमस टेस्ट होता है, हम उसको इसके प्रियम्बल में चेक करते हैं। प्रियम्बल यदि कंसोलिडेट वर्ड होल्ड किए हुए है तो इसका मतलब ये है कि ये इस संबंध में एक्सक्लूसिव एक्ट है। यदि साक्ष्य संबंधी कोई बात आएगी तो साक्ष्य अधिनियम वहाँ आपको खड़ा मिलेगा। यदि किसी विशेष एक्ट में कोई साक्ष्य संबंधी बात दी हुई है वो एक अलग बात है, लेकिन यदि जनरल मामला कहीं साक्ष्य का आएगा तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 से ही गवर्न होगा, ठीक है। ये कह रहा बी इट इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट इन द 74th ईयर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया एज फॉलोज। और ये 74वें गणतंत्र, हमारा जो गणतंत्र का वर्ष है वो 74th वर्ष में जो है इसको इनेक्टमेंट किया जा रहा है इसका, ठीक है। और इसकी इनेक्टमेंट की तिथि क्या है?
इनेक्टमेंट की तिथि नोट कर लीजिए, 25 दिसंबर 2023 है। ठीक है डियर। जी सर। और इसकी एनफोर्समेंट डेट क्या होने जा रही है, अभी बताई थी मैंने प्रिया, जुलाई का 1 जुलाई 2024। यस सर। तो दो डेट निकल के आई हैं, एक डेट ऑफ इनेक्टमेंट आई है और एक डेट ऑफ इन्फोर्समेंट आई है। ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम में आपसे पूछ लिया जाए तो उसमें विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, समझने की आवश्यकता है कि एग्जामिनर पूछ क्या रहा है। तो इनेक्टमेंट का मतलब होता है कि जिस डेट में राष्ट्रपति महोदय ने अपनी एसेंट एक्ट को दे दी, अपने हस्ताक्षर उस पर कर दिए, तो वो डेट तो होती है डेट ऑफ इनेक्टमेंट। और जिस डेट से उसको प्रभावी किया जाएगा, इन्फोर्स किया जाएगा, वो होती है डेट ऑफ इन्फोर्समेंट। ये किसी भी एक्ट में एक जैसी भी हो सकती हैं और ये अलग अलग भी हो सकती हैं। कुछ एक्ट ऐसे होते हैं जिस दिन से उसको इनेक्ट किया गया उसी दिन से प्रभावी कर दिया गया। कुछ एक्ट ऐसे भी हो सकते हैं कि इनेक्टमेंट आज हुआ है और इन्फोर्समेंट उसको जो है रेट्रोस्पेक्टिव प्रभाव से दे दिया जाए। तो इसका मतलब ये है कि डेट ऑफ इनेक्टमेंट से पूर्व तिथि भी हो सकती है किसी एक्ट की, जिसे हम क्या कहते हैं, भूतलक्षी प्रभाव। क्या समझे मुगल आजम? बिल्कुल सर। भूतलक्षी प्रभाव होता है पहले जैसे एक्ट आप पास हुआ है, हाँ लेकिन जो वो नियम वगैरह थे वो लास्ट के या पहले के फला डेट से लागू होंगे। जी जी जी। तो इसलिए ये जो दो तिथियां हैं वो किसी भी एक्ट के विषय में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। कौन कौन सी तिथि प्रिया, मैंने कौन कौन सी तिथि बताई? इनेक्टमेंट और इन्फोर्समेंट। इनेक्टमेंट और इन्फोर्समेंट। यस सर। ठीक है। तो अब इसका जो अध्याय 1 है उसको सरसरी तौर से हम पूरा एक्ट पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पास समय कम है, एग्ज़ाम जो आ रहा है यूपीएससी का, उसके हिसाब से हमें थोड़ा सा एक्सेलरेशन के साथ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। अब उसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको तो हम डीपली पढ़ेंगे, और जो थोड़ा सा इसको हम ओवरसाइट करके निकल सकते हैं तो वो आप उसे स्वयं देखेंगे, क्योंकि ये जो शुरुआती किसी भी एक्ट का जो शुरुआती फील्ड होता है वो अति महत्वपूर्ण होता है। तो उसको हम डीपली पढ़े बिना यदि निकल जाएंगे तो पूरा एक्ट हमें समझ नहीं आएगा। जो डेफिनेशन क्लॉज है किसी भी एक्ट की, यदि आपने उसको स्ट्रांगली नहीं पढ़ा तो आप पूरे एक्ट में उलझे रहेंगे, समझ नहीं आएगा कुछ। ठीक है। तो सेक्शन 1 तो इसके बारे में वही बता रहा है जो मैं आपको बता चुका हूँ। सेक्शन 1 कह रहा है दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 है, ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहले बच्चा पैदा होता है, उसका क्या होता है, नामकरण होता है ना। तो यहाँ बच्चे का नामकरण कर दिया, बता दिया कि क्या है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। इज दैट क्लियर? यस सर। एक की उपधारा 2 कह रही है इट अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स और इन और बिफोर एनी कोर्ट इंक्लूडिंग कोर्ट्स मार्शल बट नॉट टू एफिडेविट्स प्रेजेंटेड टू एनी कोर्ट और ऑफिसर नॉर टू प्रोसीडिंग बिफोर एन आर्बिट्रेटर। ये जो उपधारा 2 है ये बड़ी महत्वपूर्ण है। ये कह रहा है कि कहाँ कहाँ लागू होगा। तो ये कहा कि यह किसी न्यायालय में या उसके समक्ष सभी न्यायिक कार्रवाइयों जिसके अंतर्गत सेना न्यायालय सम्मिलित है को लागू होता है। तो यानी कि जितनी भी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होंगी उसमें कोर्ट मार्शल भी सम्मिलित है। कोर्ट मार्शल क्या होती है? कोर्ट मार्शल सेना का एक न्यायालय होता है जहां सेना के अधिकारियों कर्मचारियों पर
मुकदमा सैन्य विधि के अनुसार चला जाता है। कोर्ट मार्शल सब सुना होगा आपने, सुना होगा किसी अधिकारी का कोर्ट मार्शल कर दिया, तो वहाँ अपनी एक न्यायिक व्यवस्था है सेना की, ठीक है। किंतु न तो किसी न्यायालय या अधिकारी शपथ पत्रों को, न ही किसी मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाहियों को लागू होता है। तो ये कह रहा है कि किसी न्यायालय या किसी ऑफिसर को दिए गए शपथ पत्रों पर या आर्बिट्रेटर के समक्ष कार्रवाइयों में ये एक्ट लागू नहीं होता है। समझ आ गया कहाँ कहाँ लागू हो रहा है इनू, कहाँ नहीं हो रहा है। जी एनू बताइए। एनू मेरी आवाज़ आ रही है? मुगले आजम आप बताइए, एनू शायद सुन नहीं पा रही हैं। जी सर, ये जितनी भी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होती हैं बिफोर कोर्ट या कोर्ट मार्शल हो, उन सभी कार्रवाई में लागू होती है, लेकिन कोर्ट के समक्ष कोई एफिडेविट या आर्बिट्रेटर के समक्ष कोई भी कार्रवाई है उसमें लागू नहीं होता। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, उपधारा 3 कह रही है कि इट शैल कम इन टू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट अपॉइंट। और ये इसके लागू होने के विषय में उपधारा 3 बात कह रही है, और ये कह रही है कि यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा क्या करे, नियत करे। तो जो केंद्रीय सरकार है वो इसके लागू करने की तिथि के लिए एक राजपत्र में अधिसूचना जारी करेगी, उस अधिसूचना के अकॉर्डिंगली इसको जो है लागू किया जाएगा। उपधारा 2 सेक्शन 2 बात कर रहा है डेफिनेशंस की। इन डेफिनेशंस को समझना बहुत ज़रूरी है, नितांत आवश्यक है। यदि ये है जी, एक कमेंट भी है इसमें सर, एक क्वेश्चन कमेंट है सर आपके, आप वाले एक्ट में, मेरे पास वाले में है। बताओ बताओ, मेरे पास नहीं है। उसमें जैसे ये क्वेश्चन बनता है कि द कमेंट मेंशन्ड अंडर सेक्शन 1 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 आर बेस्ड अपॉन सेक्शन 1 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। जैसा सेल्स ऑफ गुड्स का वो नहीं था सर, वो कहाँ से आया था? मोस्ट ऑफ हम लिखते थे कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से आया था, जबकि वो सेल्स गुड्स एक्ट 1893 या 94 का था, ब्रिटिश, वो उसके ऊपर बेस्ड था, और वो सवाल जुडिशरी में आया हुआ था। जी, तो यहाँ क्या कमेंट आया, एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए। द कमेंट मेंशन्ड अंडर सेक्शन 1 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 आर बेस्ड अपॉन सेक्शन 1 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। इसके लिए एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, केस है जिसके ऊपर जिसमें लिखा हुआ है, ए डोमेस्टिक इंक्वायरी इज नॉट बाउंड बाय टेक्निकल रूल्स ऑफ एविडेंस एक्ट। जो घरेलू जांच साक्ष्य अधिनियम है, घरेलू जो जांच है साक्ष्य अधिनियम 1872 के तकनीकी नियमों से बंधी नहीं है। हाउएवर द सब्सटेंटिव रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस कुड नॉट बी इग्नोर्ड बाय डोमेस्टिक ट्रिब्यूनल। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, कोई ट्रिब्यूनल होगा, न्याय के मूल नियमों की अनदेखी नहीं की जा सकती। हाँ, जो मतलब कि जो तकनीकी 1969 सुप्रीम कोर्ट, हाँ, जो टेक्निकलिटी है उसमें नहीं जाएंगे, वहाँ के बारे में बता रहे हैं। कौन सा ट्रिब्यूनल बताया आपने? घरेलू डोमेस्टिक ट्रिब्यूनल। जी जी, हाँ, तो वो कह रहा है कि जो टेक्निकल मैटर हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की वो तो लागू नहीं होंगे, लेकिन जो इसके बेसिक रूल्स हैं वो लागू होंगे। जी, चलिए, धारा 2 कह रही है कि डेफिनेशंस, ये कह रहा है धारा 2 की उपधारा 1 कह रही है
इन दिस अधिनियम अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर, क्या है इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो। अब ये बता रहा है कि क्या क्या है जो हम इसमें पढ़ेंगे। ये कोर्ट के विषय में बता रहा है। कोर्ट क्या होती है, कोर्ट की क्या परिभाषा है ये बता रहा है। उपधारा धारा 2 की उपधारा 1A 1A ये कह रहा है कोर्ट इंक्लूड्स ऑल जजेस एंड मैजिस्ट्रेट्स एंड ऑल पर्सन्स एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर्स लीगली ऑथोराइज टू टेक एविडेंस। ये कह रहा है न्यायालय के अंतर्गत सभी न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट तथा मध्यस्थों के सिवाय साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत सभी व्यक्ति आते हैं। तो मध्यस्थों जो आर्बिट्रेटर है उसको कोर्ट नहीं कह सकते आप, चूँकि यहाँ बताया है कि मध्यस्थों के सिवाय, और वैध रूप से साक्ष्य ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत कोई व्यक्ति है तो वो भी कोर्ट है। और साथ में जो मजिस्ट्रेट है, जजेस हैं, वो सभी क्या कहलाए गए हैं, न्यायालय कहा गया है, उनको कोर्ट कहा गया। क्या समझ आया प्रिया? कोर्ट आप जा रहे हो, कितने दिनों से जा रहे हो? सर मैं 4 से 5 महीने हो चुके मुझे कोर्ट जाते। हाँ, तो कोर्ट जहाँ आप जा रहे हो उसी के बारे में ये धारा 2 की उपधारा 1A बता रही है कि वो कोर्ट है क्या। देखिए न्यायालय जो है, जो जज हैं, वो एविडेंस को ग्रहण करने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत है कि नहीं है? भाई कोर्ट के सामने हम कोर्ट में जाते हैं तो वहाँ अपने साक्ष्य ही तो प्रस्तुत करते हैं अपने मामले के समर्थन में। हाँ, तो क्या समझ आया आप बताइए ज़रा। धारा 2 की उपधारा 1A में आप क्या समझे कि न्यायालय किसे बताया गया है? आपके पास बेरक नहीं है लगता है। जैसे बताया गया है कि कोर्ट क्या है। हाँ नो सर आज नहीं है, कल ले होंगे, कल ले होंगे बेरक। हाँ कोई बात नहीं, बेरक ले लीजिए आप। बिना बेरक के पढ़ने का मतलब है जैसे कि सेना को बॉर्डर पे भेज दिया जाए बिना बंदूक के। है तो सर बेरक है तो बट पुराने हैं। पुराने से काम नहीं चलेगा जब हम नया पढ़ रहे हैं। सर अगर सिंपली हम डिफाइन कर सकते हैं तो क्या? जैसे इसमें दिया है इंक्लूड्स ऑल जजेस और मजिस्ट्रेट। क्यों जजेस होते हैं डीजे रैंक के जो होते हैं, मजिस्ट्रेट अपने सिविल जज रैंक के हो गए। हाँ, इसके अलावा एक वर्ड और आ रहा है ना सर इसमें, क्या? ऑल पर्सन्स हाँ, एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर को छोड़ के ऑल पर्सन्स who are legally authorized to take evidence। मध्यस्थों के सिवाय वैध रूप से साक्ष्य ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत अन्य व्यक्ति, जज और मजिस्ट्रेट, ये सब जो है कोर्ट माने जाएंगे। ठीक है? ठीक है। अब सबसेक्शन बी देखते हैं। बी कह रहा है कंक्लूसिव प्रूफ के बारे में बात कर रहा है। निश्चायक सबूत क्या होता है उसके बारे में बता रहा है। कंक्लूसिव प्रूफ कह रहा है मीन्स व्हेन वन फैक्ट इज डिक्लेयर्ड बाय दिस अधिनियम टू बी कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ अनदर, द कोर्ट शैल ऑन प्रूफ ऑफ द वन फैक्ट रिगार्ड द अदर एज प्रूव्ड एंड शैल नॉट अलाउ एविडेंस टू बी गिवन फॉर द पर्पज ऑफ डिसप्रूविंग इट। निश्चायक सबूत से अभिप्रेत है कि जब इस अधिनियम द्वारा एक तथ्य को किसी अन्य तथ्य का निश्चायक सबूत घोषित किया जाता है, वहाँ न्यायालय उस एक तथ्य के साबित हो जाने पर उस अन्य तथ्य को साबित हुआ मानेगा और उसे नासाबित करने के प्रयोजन के लिए साक्ष्य दे जाने की अनुज्ञा नहीं देगा। कुछ समझ आया एनु? फॉर एग्जांपल सर रिपीट कर दीजिए आपकी। क्या कह रहे प्रिया? सर आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही है, प्लीज़ एक
एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए। निश्चायक सबूत के बारे में बात कर रहा है। निश्चायक सबूत बताया गया है धारा 2 की उपधारा 1B में 1 में ये कह रहा है कि यदि इस अधिनियम के द्वारा ये बता दिया जाए, ये कह दिया जाए कि यदि ये चीज़ साबित हो जाए तो दूसरा तथ्य साबित माना जाएगा, ये उसके लिए निश्चायक सबूत हो जाएगा। और यदि न्यायालय के समक्ष कोई निश्चायक सबूत आता है तो फिर न्यायालय उस तथ्य को साबित हुआ मानेगा और उसको नासाबित करने के लिए किसी भी साक्ष्य को ग्रहण नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल सर, देखिए एग्जाम्पल एक पुराने एक्ट में वो आता था, वैवाहिक संबंधों के दौरान हुआ जो बालक था उसको क्या माना जाता था कि ये उसी जोड़े का धर्मज पुत्र है जो क्या था, उसके पैदा होने के समय जो वेडलॉक था। ठीक है, उसमें भी टाइम दिया हुआ है सर, 280 दिन का। हाँ, तो वो 280 दिन अगर साबित कर दिया आपने तो फिर उसको क्या मान लिया जाता था, उसका निश्चायक सबूत। यस भाई एक तथ्य तो साबित करना पड़ेगा आपको, बिल्कुल हाथ झुला के थोड़े खड़े हो जाओगे। जैसे सिंपल भाषा में अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें, हाँ जैसे किसी ने कोई चोरी की है, हाँ चोरी की हो या नहीं की हो, हाँ। चुराई हुई संपत्ति की रिकवरी हो जाती है हाँ और रिकवरी पूरी प्रूव्ड है, हाँ तो रिकवरी अगर प्रूव हो जाती है हाँ। और एविडेंस कुछ ऐसा है हाँ तो हम ये नहीं कह सकते कि चोरी उसने नहीं की होगी। हाँ, उसको वो तो प्रिजम्पशन वाले मामले में आएगा। वहाँ प्रिज्यूम किया जाता है कि यदि आपके कब्जे से चुराई हुई संपत्ति मिल रही है तो ये प्रिजम्पशन कर ली जाती है कि चूँकि चुराई हुई संपत्ति आपके कब्जे से मिली है तो चोरी भी आपने की होगी। ये साबित करने का भार आप पे आ जाता है। ये बर्डन ऑफ प्रूफ वाला मामला आएगा आगे जब पढ़ेंगे। वो प्रिजम्पशन, हाँ वो प्रिजम्पशन कोर्ट कर लेती है कि चूंकि आपके कब्जे से ये चुराई हुई संपत्ति मिल रही है। अगला जो इसका उपधारा है, उपधारा सी है, 1C, धारा 2 की उपधारा 1C, ये कह रही है डिसप्रूव्ड। डिसप्रूव्ड के बारे में बात की जा रही है। डिसप्रूव्ड ना साबित। डिसप्रूव्ड कह रहा है कि इन रिलेशन टू अ फैक्ट मीन्स व्हेन आफ्टर कंसिडरिंग द मैटर्स बिफोर इट द कोर्ट ईदर बिलीव्स दैट इट डज नॉट एग्जिस्ट और कंसिडर्स its non-existence so probable that a prudent man ought under the circumstances of the particular case to act upon the supposition that it does not exist। ना साबित को बताया गया है धारा 2 की उपधारा 1C में। ये कह रहा है कि तथ्य के संबंध में नासाबित से अभिप्रेत है। क्या अभिप्रेत है कि जब न्यायालय अपने समक्ष विषयों पर विचार करने के पश्चात, है जी, क्या करे, मेरे फोन में इशू है सर, के नेटवर्क पे इशू हो रहा है। प्लीज सर के नेटवर्क में इशू। क्या कह रही प्रिया? मुझे लगा शायद मेरे हो गया। क्या कह रही हो प्रिया? आवाज़ नहीं आ रही क्या? जी मेरी आवाज़ नहीं मिल पा रही है क्या आपको? बोलो भाई। मुगल आजम,
ये कह रहा है कि तथ्य के संबंध में नासाबित से अभिप्रेत है कि जब न्यायालय अपने समक्ष विषयों पर विचार करने के पश्चात या तो यह विश्वास करे कि उसका अस्तित्व नहीं है या उसके अनस्तित्व को इतना अधिसंभाव्य समझे कि उस विशिष्ट मामले की परिस्थितियों में किसी प्रज्ञावान व्यक्ति को इस अनुमान पर कार्य करना चाहिए कि उस तथ्य का अस्तित्व नहीं है। जी, टेक्निकल इशू है सर कोई? क्या प्रॉब्लम हो रही है भाई? काफी देर बाद आए वापिस आप? अच्छा, मैं चला गया था। आप डिस्कनेक्ट हो गए थे हमसे। अच्छा, सर आपने लेफ्ट किया था, आपको नहीं पता? अच्छा 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 अच्छा, चलिए। ना साबित पढ़ रहे हैं हम लोग, ना साबित, डिसअप्रूव्ड। ये कह रहा है कि न्यायालय के समक्ष कोई तथ्य रखे जाते हैं, उन तथ्यों पर विचार करने के पश्चात यदि न्यायालय मानता है कि किसी तथ्य की, क्या बोलते हैं, उसका अस्तित्व नहीं है। भाई आप एग्जिस्टेंस बताएंगे ना अपने मामले की, तो न्यायालय ने विचार किया और ये माना कि इस तथ्य का अस्तित्व नहीं है, या फिर वो इतना अनधिसंभाव्य लग रहा है, एक तो बिल्कुल डिनायल हो गया कि नहीं है, और दूसरी अवस्था ये हो सकती है कि उसको इतना अनधिसंभाव्य लग रहा है न्यायालय को कि उन परिस्थितियों में एक प्रज्ञावान व्यक्ति, सामान्य बुद्धि का व्यक्ति जो है, वैसी अवस्था में उस तथ्य के अस्तित्व को ना स्वीकारता, तब ये कहा जाता है कि वो तथ्य नासाबित है। क्यों प्रिया, समझ आया कुछ? थोड़ी तकनीकी सी भाषा है इस एक्ट की, लेकिन इसको समझना पड़ेगा, और इसको समझे बिना बात नहीं बनेगी। जब इसको आप समझ लेंगे तो ये एक्ट आपको बिल्कुल यूज टू लगेगा। और ये एक्ट ऐसा है कि इसके बिना आप ना वकालत कर सकते ना जजशिप कर सकते, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपका साक्ष्य अधिनियम मजबूत है तो आप एक अच्छे लॉयर भी हो सकते हैं और एक अच्छे जज भी हो सकते हैं। और यदि आपको साक्ष्य अधिनियम की बारीकियां नहीं समझ आ रही हैं तो मामला गड़बड़ है। एनू, आप सुन पा रहे हैं? यस सर। जी, अब उपधारा डी देख लीजिए, धारा 2 की उपधारा 1 डी, ये डॉक्यूमेंट के बारे में बात कर रहा है। दस्तावेज क्या होता है? क्या होता है दस्तावेज? प्रिया, दस्तावेज के बारे में सुना होगा। दस्तावेज सर डॉक्यूमेंट जो रिटर्न में होते हैं हमारे पास। हाँ, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ जब दस्तावेज की आप परिभाषा पढ़ेंगे तो आपको दस्तावेज एक बहुत, अभी तो आपने एक छोटी सी संकीर्ण सी बात बता दी कि आपके हाई स्कूल की मार्कशीट है, इंटर की मार्कशीट है, आपके बेनामे हैं, वो सब दस्तावेज कहे जाते हैं ना। लेकिन यहाँ जब आप पढ़ेंगे तो एक बहुत थोड़ा सा वाइड एरिया खुल जाएगा आपके दिमाग में कि ये भी दस्तावेज होते हैं। ये कह रहा डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड और अदरवाइज रिकॉर्डेड अपॉन एनी सब्सटेंस बाय मीन्स ऑफ लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स और एनी अदर मीन्स और बाय मोर देन वन ऑफ दोज मीन्स इंटेंडेड टू बी यूज्ड और विच may be used for the purpose of recording that matter and includes electronic and digital records. तो उपधारा डी कह रही है इसकी
कि दस्तावेज से ऐसा कोई विषय विपरीत है जो किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों या चिन्हों के साधन द्वारा या उनमें से एक से अधिक साधनों द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित या अन्यथा अभिलेखबद्ध किया गया है और जो उस विषय के अभिलेखन के प्रयोजन से उपयोग किए जाने को आशित हो या जिसका उपयोग किया जा सके, और इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल अभिलेख भी हैं। ठीक है। इसमें सर ये वर्ड पहले ये डॉक्यूमेंट में नहीं था, अब इलेक्ट्रॉनिक और ये डिजिटल रिकॉर्ड्स अभी इसको ऐड किया है इसमें। ये पहले संशोधन के द्वारा बताया गया था। जो मूल परिभाषा है, मूल परिभाषा में नहीं था, लेकिन उसको जो हमारा वो है ना 2000 वाला सूचना एवं प्रौद्योगिक अधिनियम, हाँ, उसके द्वारा यहाँ एविडेंस एक्ट में भी उसको संशोधित किया गया था। अब इन्होंने चूँकि मैंने बताया ना कि नया बिल्कुल अधिनियम है, तो यहाँ जो मामला जोड़ा गया, अब सबके अलग अलग जो चीज़ अलग पड़ी हुई थी उसको मूल परिभाषा में ऐड कर दिया गया। इज दैट क्लियर? इसका समझ आ गया दस्तावेज क्या है प्रिया? किसी भी सबस्टेंस पर अंकों, अक्षरों, चिन्हों या तो कोई एक या इनमें से एक से अधिक साधनों द्वारा। अब आपके डॉक्यूमेंट में क्या है? अंक लिखे हुए हैं, अक्षर लिखे हुए हैं, चिन्ह भी है सर, चिन्ह भी हैं। आप हाई स्कूल की अपनी ग्रेजुएशन की मार्कशीट उठा के देख लीजिए, उस पर अक्षर भी हैं, उस पर अंक भी लिखे हुए हैं, और उस पर अगर आपकी यूनिवर्सिटी का लोगो बना हुआ है तो वो चिन्ह है। तो आ गए तीनों चीज़ें। और सबस्टेंस क्या हुआ? सबस्टेंस कागज हो गया। यही बात चमड़े पर भी उकेरी जा सकती थी, यही बात सोने की प्लेट पे भी उकेरी जा सकती थी। तो सबस्टेंस कोई भी हो सकता है। ठीक है। लेकिन सामान्यतः हमारे दिमाग में बात आती है कि दस्तावेज क्या होता है, तो हम कागज़ के पुलिंदों को ही दस्तावेज मानते हैं, है ना। तो ये जो विचारधारा है इसको थोड़ा सा वाइड कर लीजिए यहाँ पढ़ के। इसके इलिस्ट्रेशन कह रहे हैं आर राइटिंग इज़ ए डॉक्यूमेंट, लेख दस्तावेज है। बी कह रहा है वर्ड्स प्रिंटेड, लिथोग्राफ्ड और फोटोग्राफ्ड आर डॉक्यूमेंट्स। मुद्रित, शिलामुद्रित या फोटो चित्रित शब्द दस्तावेज हैं। ए मैप और ए प्लान इज ए डॉक्यूमेंट, कोई नक्शा है तो वो भी दस्तावेज है। कोई रेखांक है वो भी दस्तावेज है। आपने मकान का नक्शा बनवाया, कागज़ पे लाइनें उकेर दी, यहाँ बता दिया ये बेडरूम है, ये टॉयलेट है, ये ड्राइंग रूम है, तो दैट इज़ ऑल्सो अ डॉक्यूमेंट। इंस्क्रिप्शन ऑन ए मेटल प्लेट और स्टोन इज़ अ डॉक्यूमेंट। अभी मैंने बताया था कि धातु पट्ट पर भी आपकी मार्कशीट बनाई जा सकती थी। तो धातु पट्ट पे मार्कशीट ना हुई, कोई और चीज़ बनी हुई हो तो वो भी डॉक्यूमेंट है। क्या समझे? और शिला पर उत्कीर्ण कोई लेख, उत्कीर्ण कैसे किया जाता है? पत्थर को काट के नेम प्लेट बनवा ली आपने। प्रिया शर्मा एडवोकेट, सिविल कोर्ट सहारनपुर, तो दैट इज ऑल्सो डॉक्यूमेंट। और सबसे लास्ट में है नंबर 5, ये कह रहा है क्या, नहीं अगला भी है, 6 भी है।
ये कह रहा है अ कैरिकेचर इज़ अ डॉक्यूमेंट। कार्टून आप देखते होंगे, और ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जाने वाला सवाल है। तो कैरिकेचर को आप दस्तावेज टिक करना है, कभी आप सोचोगे तो हंसाने के लिए है, वो काहे का दस्तावेज है। और ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है मुगल आज़म। और नंबर 6 इन्होंने जोड़ा है एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और ऑन ईमेल्स, सर्वर लॉग्स, डॉक्यूमेंट्स ऑन कंप्यूटर्स, लैपटॉप और स्मार्टफोन, मैसेजेस, वेबसाइट्स, लोकेशनल एविडेंस एंड वॉइस मेल मैसेजेस स्टोर्ड ऑन डिजिटल डिवाइसेस आर डॉक्यूमेंट्स। तो कह दिया कि ईमेल, सर्वर लॉग, कंप्यूटर, लैपटॉप या स्मार्टफोन, मैसेज, वेबसाइट, अवस्थिति साक्ष्य में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख और डिजिटल युक्तियों में भंडार किए गए वॉइस मेल मैसेज दस्तावेज हैं। ये सब इलेक्ट्रॉनिक वाले आईटी एक्ट में कवर होते हैं सर सारे। जी आईटी एक्ट में कवर होते हैं ये सारे। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो भी है। ठीक है। और अगला जो उपधारा ई है वो एविडेंस के बारे में बात कर रही है कि एविडेंस किसे कहा गया है। साक्ष्य शब्द से अभिप्रेत और उसके अंतर्गत आते हैं, क्या क्या आते हैं। एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड्स नंबर 1 ऑल स्टेटमेंट्स इंक्लूडिंग स्टेटमेंट गिवन इलेक्ट्रॉनिकली विच द कोर्ट परमिट्स और रिक्वायर्स टू बी मेड बिफोर इट बाय विटनेसेस in relation to matters of fact under inquiry and such statements are called oral evidence। ये कह रहा है कि सभी कथन जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक रूप में दिए गए कथन सम्मिलित हैं। आप आजकल वीसी से भी सुनवाई हो जाती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी बयान दर्ज हो जाते हैं। एक बात तो यह है कि गवाह से शरीर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना बयान अंकित कराए। सर ये तो हाई कोर्ट रूल्स में अमेंड किया है ना, हाई कोर्ट रूल्स में। हाँ, हाई कोर्ट ने किया है ना। जी क्योंकि किसी एक में स्पेसिफिक तो है नहीं। हाँ, कोर्ट रूल्स में उसको कर दिया। बिल्कुल। तो यहाँ इन्होंने बता दिया। वीडियो कॉल पे, हाँ जी, तो जैसे आप बता रहे हैं कि वीडियो कॉल पर भी गवाही हो जाती है, तो ये सारे केसेस में होती है या फिर कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें ऐसा हो सकता है? किस कंडीशन में हो सकती है ये? नहीं देखिए, कई मामले ऐसे होते हैं कि मान लीजिए आपका विटनेस बहुत दूर है और वो यदि वीसी पे उपलब्ध हो रहा है, तो हर न्यायालय में अब वीसी के रूम बन गए हैं। हमारे यहाँ भी आपने देखा होगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कोर्ट रूम है अलग से विशेष तौर पे। तो यदि वीसी पे सुनवाई करनी है तो फिर उस न्यायालय को भी वहाँ वीसी रूम में ही बैठ के सुनवाई करनी पड़ेगी। सर आपके यहाँ सेपरेट वीसी रूम है? हाँ, सेपरेट बनाया हुआ है। हमारे यहाँ हर कोर्ट में सिस्टम दिया हुआ है, हर कोर्ट के अंदर वीसी से सुनवाई होती है हमारे यहाँ। ना हमारे यहाँ अभी एक अलग से एक वीसी रूम बनाया गया है, और जो भी न्यायालय वीसी करना चाहे तो उसको वहाँ विराजमान होना पड़ता है। ठीक है, आप लोग थोड़े से एडवांस हैं भाई हमसे, हरियाणा वालों, तुम्हारा छोटा सा स्टेट है। हाँ ये तो है सर। अब हमारे यहाँ तो अभी एसी लगे हैं, तो 75 जिलों के एसी लगवाने में गोडे टिक गए होंगे हाई कोर्ट के। सर दूसरी बात ये भी है ना सर रीजन और दूसरा है। हाँ, हमारे यहाँ ऑर्डर की जो इम्प्लीमेंटेशन है ना, हाँ, वो तुरंत हो जाती है। अदरवाइज सपोज करो एक बार कोर्ट ने वार्न कर दिया तो नेक्स्ट टाइम आपको तो कोई नोटिस देंगे क्यों ना आपके खिलाफ कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई अमल में लाई जाए। हाँ जी, हमारे यहाँ तो बहुत बुरा हाल है। हमारे यहाँ तो आईओ आने को तैयार नहीं होता। अगर वो अब बढ़िया से थाने में, मलाईदार थाने में इंचार्ज है, तो वो वहाँ से एक दिन कोर्ट को देना उचित नहीं समझता। अब मैं बीच में एक चीज़ डिस्कस करूँगा सर के साथ में। हमारे एक सिविल जज साहब हैं, अनिल कुमार यादव, बहुत ईमानदार हैं, बहुत मेहनती हैं, बहुत काम करते हैं। तो मेरे पास मोस्ट ऑफ साइबर क्राइम के केसेस होते हैं। 420 में बंदा रह गया, मैंने उसको सरेंडर कराया, पुलिस ने उसको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कराया और एक दिन के लिए पीसी सीक कर दिया।
कि सर इनसे 5,000 रुपए की रिकवरी करनी है। अच्छा। तो मैंने कहा सर मेरी तो एक ही आर्गुमेंट है कि अगर ये कोऑपरेट नहीं करता तो वो रेडी नहीं होता सरेंडर होने के लिए। सेकेंडली 5,000 रुपए की बात है कि 2 साल पहले का वाक्य है, 5,000 रुपए अभी कहाँ कर रखे होंगे घर पे। तो जज साहब ने कहा आप क्या चाहते हो? मैंने मैं चाहता हूँ कि सर पीसी डिक्लाइन हो जाए और मेरी बेल कंसिडर हो जाए। तो जज साहब ने बोला आईओ को, आईओ साहब क्या करना है? 5,000 रुपए की रिकवरी करनी है। तो वकील साहब बेल एप्लीकेशन ले आओ और इनके घर वालों को बोलो 5,000 रुपए इनको दे देंगे और बेल बॉन्ड ले आओ। जी, तो एविडेंस का पहला पार्ट समझ आ गया। पहला पार्ट क्या कह रहा है। दूसरा बात, पहला जो पार्ट है ये तो कर रहा है ओरल एविडेंस की बात है ना। ये कह रहा है कि अनुज्ञा देता है या ऐसा अपेक्षा करता है और ऐसे कथन मौखिक साक्ष्य कहलाएंगे। साक्ष्य 2 प्रकार के होते हैं, मौखिक और दस्तावेजी बेसिकली। और यहाँ इस उपधारा में ई में देखिए, आपकी याददाश्त को ठीक करने के लिए, याददाश्त को दुरुस्त रखने के लिए कुछ किताब बनाने वाले भी आपको ध्यान रखते हैं। यहाँ धारा 2 की उपधारा 1 ई में एविडेंस है, तो ई फॉर एविडेंस याद रखिएगा बस, है ना। कोरिलेट कर लीजिए। ये टेक्निकल बातें हैं जो आप अपने हिसाब से कोई भी युक्ति बना के याददाश्त को तरोताज़ा रखने के लिए आप कर सकते हैं। सर बड़ी अच्छे से किया उन्होंने वैसे भी। हाँ, D for document, E for evidence, F for fact। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसकी उपधारा 2 कह रही है कि ऑल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस्ड फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट एंड सच डॉक्यूमेंट्स आर कॉल्ड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। और न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश किए गए सभी दस्तावेज जिनके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल अभिलेख भी हैं और ऐसे दस्तावेजी साक्ष्य कहलाती हैं। तो दोनों बातें यहाँ बता दी इन्होंने, दस्तावेजी भी और मौखिक भी और दस्तावेजी भी, दोनों को यहाँ समझा दिया गया है। चलिए आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। इसको आप रिवाइज कीजिएगा और सभी अपने नए बेरक्ट ले लीजिएगा, नहीं तो पढ़ने पढ़ाने में आनंद नहीं आएगा जब तक आपके सामने बेरक्ट ना हो। तो आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब बखैर, ऑल द बेस्ट।